हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मेंटर अर्जुन। तो सबसे पहले तो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो हमारी पॉलिटी की क्लास हम इसको लेकर चल रहे हैं 90 डेज हार्ड चैलेंज। कौन सा है? 90 डेज हार्ड चैलेंज। ये जीएस घटना चक्र की क्लासेस हम कंप्लीट कर रहे हैं। सुबह महेश सर करा रहे हैं 6:30 बजे हिस्ट्री, और शाम में मैं करा रहा हूँ, यानी कि आपका मेंटोर अर्जुन। कितने टाइम पे मैं इस क्लासेस को करा रहा हूँ? 7:15 बजे शाम को ये प्रीमियर लाइव हो जाती है। पॉलिटी क्लास है, ओरिजिनल घटना चक्र आपको कराई जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट घटना चक्र की खास बात ये होती है एस्पिरेंट्स, दोस्तों याद रखना क्या, कि जिसने घटना चक्र कर ली जीएस की, मैं गारंटी के साथ 101% कह रहा हूँ कि जीएस उसके हाथों में होगी। ओके, तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो ये आरओ को टारगेट कर रही है, यूपीपीसीएस को टारगेट कर रही है और एसएससी को टारगेट कर रही है। चलिए, 3 एग्ज़ाम को ये सीधे टारगेट करती है, क्योंकि तीनों में जीएस का वेटेज बहुत ऊपर हो चुका है। चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं और हमको कंप्लीट करनी है अब 7वीं क्लास आज हमारी। तो इनको ध्यान रखना, जीएस घटना चक्र हिस्ट्री सुबह 6:30 बजे। कौन करा रहा है? महेश सर इसको करा रहे हैं। कौन? महेश सर इसको कंप्लीट करा रहे हैं। एसएससी जीडी, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीएस कंप्लीट करनी है तो लाइव जरूर देखें, जरूर जरूर जरूर। आपको 90 डेज हार्ड चैलेंज कहीं नहीं मिलेगा, आरओ तक हम आपको लेके चलेंगे। चलें, तो चलिए शुरू करते हैं। 46 पेज पर पहुंचते हैं फटाफट, वहीं पर आपका अगला चैप्टर शुरू होगा। कल हमने जितने भी इसमें अनुसूचियाँ थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको कंप्लीट क्या करना है? बताइए, क्या कंप्लीट करना है आज हमको? तो सर, आज हमको कंप्लीट करना है उद्देशिका। उद्देशिका यानी कि ये उद्देशिका प्रस्तावना। ओके, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्रिप्स नोट्स दे रखे हैं। आपको नोट्स नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो उसके नीचे जो उसका विश्लेषण होता है वही इसके नोट्स होते हैं, और वही हम कंप्लीट करते हुए आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। उद्देशिका है क्या, संविधान का यह भाग है या नहीं है। उसके बाद इसको किसने इसका प्रपोजल रखा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है जिसके आधार पर इसको लाया गया। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे, कब इसको संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब इसको बनाया गया, कितने इसमें संशोधन हो चुके हैं, अब तक संशोधन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, संविधान का भाग है या नहीं है, समाजवादी पंथ, निरपेक्ष, बंधुता, ये अखंडता, जितने भी सारे वर्ड हैं ये कब इसमें जोड़े गए, पहले से थे या नहीं थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इसमें देखने वाले हैं। भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या कहा है, के मुंशी ने इसको क्या कहा है, और किसी ने तो संविधान की आत्मा कहा है, किसी ने संविधान का शरीर कहा है। तो सारी चीज़ें देखेंगे कि ये है क्या, ये बला क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज, ये पूछ रहा कि कौन सी तारीख को एतद्वत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया था। बताइए मुझे, और कौन सी डेट थी जब इसको अंगीकृत कर लिया गया था? तो आप मुझे बताओगे, बताइए। तो ये थी सर 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को इसको भारतीय संविधान में अंगीकृत कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका है। क्या है उद्देशिका? जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, यानी कि हमारी पॉलिटी कैसी होगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके आदर्श क्या होंगे, जिस पर हमारा जो संविधान है वो बनाया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का भी उल्लेख है जिस जब इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्या है वो तिथि? 26 नवंबर 1949। ओके, याद हुआ क्वेश्चन कि कब इसको शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। सेकंड क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे, आधा घंटे क्लास तुरंत कंप्लीट करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को
संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी भारत की जब संविधान लागू हुआ था? तो ध्यान रखना, क्या केवल भारत लोकतंत्रात्मक था या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष भी था? धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया था ना इसमें, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या था बच्चों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था उस टाइम पे। याद रहेगा? जी सर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट की देखते हैं। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? फिर वही क्वेश्चन पूछा है। तो क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। ठीक है, यही क्वेश्चन आईएएस में पूछ लिया इन्होंने। आगे देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये आईएएस के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो हमको, यूपीपीसीएस के क्यों करा रहे हो? तो बच्चों ध्यान रखना, आपके जितने भी तरीके का क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, बिल्कुल एग्जामिनर का माइंड सेट चेंज हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अब वो नहीं पूछेगा कि ये कब हुआ, कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा, भूल जाइए अब उसको। जीएस बहुत एडवांस हो चुकी है। देखिए 4 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के जो हमारे निर्माता थे, उद्देशिका है क्या? सबसे पहले तो यही बताता है ना। तो उद्देशिका सर प्रतिबिंबित करती है किसको? भारतीय संविधान को, कि क्या उसके आदर्श होंगे, क्या उसके रूल रेगुलेशन होंगे, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वही तो है, जैसे कि हम अपना परिचय देते हैं, बायोडाटा होता है हमारा जो पूरे जीवन को दिखा देता है कहीं पर भी, तो ऐसे ही उद्देशिका है भारतीय संविधान का बायोडाटा। ठीक है, ये कह रहा है कि 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के समकक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, याद रखोगे तो इस डेट को भी याद रखना 13 दिसंबर को, और इसको भी याद रखना 22 जनवरी को भी। नेक्स्ट चलिए फटाफट क्या कह रहा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है बताइए मुझे। तो कैसे कैसे की गई है ये हम देखेंगे सबसे पहले। चलिए, तो इसने क्या पूछा है कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं इसमें, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भ्रातृत्व है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 3 प्रकार का तो न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व दिया गया है। सर आपको कैसे पता कि इतने इतने प्रकार की है? हमको तो नहीं पता कितने प्रकार की है। तो बच्चों पीछे क्या पढ़ाया था, आइए मेरे साथ जरा पहले क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रकार की न्याय है बताइए मुझे। तो सर इसमें तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? सर 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 हो गई। सर कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है सर? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और सर भ्रातृत्व कितने प्रकार का है ये मुझे बताइए, बताइए। बंधुता। हो गया ना, हो गया पूरा, हो गया ना, हो गया। तो यही हमको देखना था कि 3 प्रकार के तो इसमें न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। चलिए आगे, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखो क्रम पूछ लेता है, गणतंत्र का, जनवादी का, धर्मनिरपेक्ष का, समाजवादी का, सार्वभौम सत्ता संपन्न, ये इसको क्रम पूछ लेता है, कई बार पूछता है, कई बार। इसको याद रखना कौन सा क्रम सही है। तो इसमें नहीं दे रखा है कौन सा क्रम सही है, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको तो क्रम कंप्लीट करना है ना, याद करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। कौन कौन से संविधान में नहीं थे? एक तो समाजवादी नहीं था, एक पंथनिरपेक्ष नहीं था। उसके बाद इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम क्या निकल के आया, जैसे कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, प्रभुत्व संपन्न है ना, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणतंत्र। तो ध्यान रखना है कि क्या कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा समाजवादी, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य, उसके बाद जनवादी। शब्द एक भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। तो पीपल्स नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था इसका क्रम, याद रखिएगा। पीपल्स तो इसमें क्रम था ही नहीं, तो जिसमें पीपल्स दे रखा है वो तो हो नहीं सकता। जनवादी जनवादी जनवादी, तो इसका आंसर कमीशन ने कुछ और ही दिया था। चलिए 7वां क्वेश्चन देखो, उद्देशिका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको बिल्कुल भी ये, ठीक है। और लगे तो दूर कर देना बोरियत को। देखो सर, हमको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, अपन को अपना कहानी बनानी है, गोल अचीव करना है।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, बताइए मुझे। तो इसको किया गया है सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र में इसको दिखाया गया है, इस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। तो ये शब्द हमको मिलते कहाँ से हैं, तो ये प्रस्तावना में ही तो हैं, उद्देशिका में ही तो है। कैसे कि भारत को एक सार्वभौम यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र का। तो याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष का इसमें उल्लेख है और लोकतंत्रात्मक का उल्लेख है, ना कि प्रजातंत्र है, ना कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको घुमा सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। 8वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। क्या है शब्द? ए कह रहा है कि समाजवादी, बी कह रहा है प्रजातांत्रिक, सी कह रहा है सार्वभौम और डी कह रहा है धर्मनिरपेक्ष। अब हमसे पूछा कि इनका क्रम बताइए, तो क्रम हम कई बार पढ़ चुके हैं बच्चों, कई बार पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताओगे कि इनका क्रम क्या होगा, तो क्रम होगा इनका सार्वभौम यानी कि प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौम, उसके बाद इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाजवादी, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और फिर जाएगा प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। तो याद रखिएगा, सबसे पहले होगा सार्वभौम, उसके बाद होगा आपका समाजवादी, फिर होगा आपका तीसरे नंबर पर होगा धर्मनिरपेक्ष और चौथे नंबर पर होगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, याद करिए। हेलो, इधर देखिए मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए। अब बताइए मुझे कि समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो सर आपने हमको पढ़ाया था क्या 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 क्या, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो सर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में ये संशोधन हुआ। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड था। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड था, याद रखिएगा। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? फिर वही आ गया, कौन सा जोड़ा गया था? एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष था और एक और जोड़ा गया था अखंडता, जो कि इसमें नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े गए? बताइए मुझे। 39वां, 41वां, 44वां या 42वां? सर जी 42वां। सर जी 42वां, बिल्कुल ठीक है। चलिए फटाफट आगे। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य संदर्भित करती है, वर्णित करती है। याद रखेगा? जी सर, बिल्कुल। नहीं बोलोगे? बिल्कुल नहीं। संविधान की प्रस्तावना के तहत देखो, ये मत कहना एग्जाम के बाद कि अर्जुन सर आपने पढ़ाया नहीं। देखो, घटना चक्र आपके लिए रामबाण है, बाइबल है। मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट टाइम पे आप उठाते हो, लास्ट टाइम पे इसको याद करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी से मेरे साथ 90 डेज हार्ड चैलेंज रखो ना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। 13वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखो कैसा क्वेश्चन पूछा। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। और कौन से वर्ड जोड़े गए थे? अखंडता। तो कौन सा नहीं था इसमें? अखंडता ही तो नहीं होगा भाई। 1975 में बंधुत्व, समानता और संप्रभुता तीनों तो थे, लेकिन अखंडता तो 1976 में जोड़ा गया था ना। तो सर कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा एस्पिरेंट्स? अखंडता। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? बताइए मुझे। तो कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो समाजवाद, बिल्कुल सर। उसके बाद पंथ निरपेक्षता, बिल्कुल सर। तो दोनों जोड़े गए थे। इसमें अखंडता नहीं है। कौन सा? अखंडता। तो ये इसमें नहीं होगा। तो 1 और 3 कौन से बच्चों? 1 और 3। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 1 और 3। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट। संविधान की उद्देशिका के संबंध में क्या कह रहा है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार किए दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत में उद्देशिका बना। क्या यही है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, अंत में उद्देशिका यही बना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही
बिल्कुल ठीक है भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत की थी उद्देशिका 13 दिसंबर को 1946 को, वही तो थी जो 22 जनवरी 1947 को कैप्चर कर ली गई थी। तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को ही हम उद्देश्य का प्रस्ताव बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है भाई। 42 में संविधान संशोधन तो हो चुका है ना, 72, तो ऐसे कैसे कह रहा है कि ये संविधान संशोधन नहीं हुआ है, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। और जिसमें तीसरा है वो तो वैसे ही नहीं आने वाले आंसर में, ये कट जाएगा। और इसमें संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है भाई। संविधान के विशिष्ट जो प्रस्ताव हैं, जो संविधान के विशिष्ट प्रावधान हैं, उनको थोड़ी ये ओवररूल कर सकता है, नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 2 और 4 इसमें बिल्कुल ठीक है। इसमें संविधान संशोधन हो चुका है, ये गलत हो जाएगा तीसरा। ओके, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा आपकी स्क्रीन पर देखिए, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, डेट मत भूलना, इसको डेट मत भूलना, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्ताव ही अंतर्गत भारतीय संविधान की उद्देशिका बन गया था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिकेबल नहीं है। आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, इसका मतलब होता है कि आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकते, जबकि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अगर हम बात करें तो संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन इसमें हो चुका था, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। कुछ माइंड में आ रहा है, कुछ अंदर जा रहा है ना दिमाग में, सर उद्देशिका जो है वो संविधान में जो प्रावधान है उनको रद्द नहीं कर सकते, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है बस। यानी कि आप एक्चुअल में कंडीशन के अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ये देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जब परिवर्तन नहीं किया जाता, संविधान मूल ढांचा ही तो है, उद्देश्य का मूल ढांचा ही तो है संविधान में, तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। चलिए 16वां देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, बताइए मुझे। यह लागू किया जा सकता है क्या, या फिर यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विधिक स्वरूप यह है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए फटाफट। उसके बाद भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। एक बार ही संविधान संशोधन इसमें हुआ है संशोधन, और वो था 42वां संविधान संशोधन। चलिए 18वां क्या कह रहा, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? सर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? हेलो इधर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए फटाफट नेक्स्ट। सर 19वां क्वेश्चन कराइए। बिल्कुल कराते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? सर ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? क्लास को एंजॉय करना है बस, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने का मतलब बोरियत महसूस नहीं करना है बच्चों, एडवांटेज लेना है, इससे भी कुछ ना कुछ गेन करना है। क्या गेन करना है? कि हमारा बार बार एक क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलने वाले हो आप, उस प्रश्न को कभी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि वो बहुत खास प्रश्न है, इस बार कई बार आया है वो, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या शब्द सम्मिलित नहीं थे? 1949 को जो संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई थी, उसमें कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो वही तो नहीं होंगे जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और वो कौन से थे? वो एक तो समाजवादी था, एक पंथनिरपेक्ष था, और एक अखंडता था। तो 3 वर्ड थे, स, प और ए। तो इसमें समाजवादी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं था ये। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी नहीं होगा, अखंडता नहीं होगा, और पंथ निरपेक्ष नहीं होगा। तो 1, 2 और 3 ये नहीं होंगे। बाकी गणराज्य तो उस टाइम पे था। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, फिर वही 42वां संविधान संशोधन। आगे चलिए, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका लक्ष्य क्या है, बताइए मुझे। तो सर इसका लक्ष्य क्या हो सकता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो क्या हो जाएगा?
सभी चारों, सभी चारों, ये सारे दिए गए हैं उसमें, तो यही तो उसके उद्देश्य हैं। बिल्कुल ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए फटाफट, क्या करा है 23वां क्वेश्चन क्या करा है, देखिए ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए आराम से और इनमें से कथन ए तथा दूसरे कथन जो कारण है उसको पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कथन ए, क्या कह रहा है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण क्या कह रहा है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो भैया धर्मनिरपेक्ष नहीं है भारत, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, कई बार बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा दोनों ठीक हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, सॉरी ए और आर दोनों सही है, इसमें आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो कभी कभी ना यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकता है, जैसे मुझे हो गया, कभी कभी आपसे दे देगा कि पंथ निरपेक्ष है, कभी कभी धर्मनिरपेक्ष है, तो थोड़ा सा डाउट रहता है यहाँ पे उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको स्किप करके चलना, मैं आपको इसको आगे बताऊंगा, इस पर थोड़ी सी रिसर्च करूंगा और तब मैं आपको इसको ला के रखूंगा, ठीक है। तो इसको अभी स्किप करना 23 को, बाकी आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है लेकिन कोई मायने नहीं रखता। देखिए 42वां क्या कह रहा है, 24वां, भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, यही तो शुरू होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, ये कौन दर्शाता है, ये वाला दर्शाता है कि हम भारत के लोग, ठीक है। क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता जो है सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। चलिए फिर वही, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, बताइए मुझे। सर प्रस्तावना में किया गया है, कहाँ पर, उद्देशिका में, प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत क्या दर्शाता है, सर यह सिद्धांत दर्शाता है सार्वभौमिकता को। किसको, सार्वभौमिकता को। कैसे, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है। सभी व्यक्ति संपूर्ण और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होंगे। ये क्या कहता है कि जो भी मनुष्य हैं सभी को उनके अधिकार बिना किसी भेदभाव के दे दिए जाएंगे, बिना किसी असमानता के भेदभाव के। चलिए 27वां, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, बताइए मुझे। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होगा, क्या यह होगा कि भारत में अनेक धर्म हैं, बिल्कुल नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हो सकता है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, हो सकता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो भारत में राज्य का बच्चों कोई धर्म नहीं है, तो यही दिखाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ओके चलिए नेक्स्ट, अगर कोई धर्म नहीं है फिर भी सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रतिशत दिया जाता है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, बताइए मुझे। संघीय नहीं है, बाकी संप्रभुता भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है। क्या नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, क्या नहीं है सर, संघीय नहीं है। कैसे कैसे बताइए मुझे, आपने कैसे बताया सर, हमने पढ़ी नहीं है क्या उद्देशिका, आपके साथ ही पढ़ी है शुरू में, तो कैसे पढ़ी थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तो शब्द हैं, लेकिन संघीय शब्द कहीं नहीं देखने को मिला, तो याद रखिएगा इसलिए। 29वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, फिर वही क्वेश्चन है, तो लोक कल्याण नहीं है, बाकी समाजवादी भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है और पंथ निरपेक्ष भी है। ओके चलिए नेक्स्ट फटाफट आगे क्या कह रहा है, देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30वां कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। कौन सी स्वतंत्रता नहीं है भैया,
विचारों की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कोई जिक्र नहीं है। आर्थिक न्याय का तो है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय तो है, लेकिन स्वतंत्रता तो नहीं है। लेकिन विचारों की स्वतंत्रता भी है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास उपासना की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए फटाफट आगे चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार है, लेकिन अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। क्योंकि 5 प्रकार की हमने पढ़ी थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी थी और 3 प्रकार का न्याय पढ़ा था हमने। ठीक है, 2 प्रकार की समानता पढ़ी थी। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कौन सी? ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से 31वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? बताइए मुझे, क्या नहीं है? सर, सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है और राजनीतिक न्याय भी है। क्योंकि हमने 3 तरह के न्याय पढ़े थे, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं पढ़ा हमने। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि यही प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। चलिए फटाफट नेक्स्ट 32वां क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों एक बार यहाँ पर ध्यान जरूर देना है। कौन सा सही नहीं है पूछ लेता है, कौन सा सही है कभी कभी ये पूछ लेता है। तो क्या कथन सही है बताइए मुझे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग में नहीं थे। बिल्कुल ठीक है बच्चों, 1950 में थोड़ी थे ये वर्ड। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता कब जोड़े गए थे बताइए मुझे? ये तो 1976 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट 33वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं? उद्देशिका। देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी यूडीए, एलडीए 2006, यूपी पीसीएस 2008, यूपी पीसीएस छत्तीसगढ़ 2008, उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस 2012, यूपी पीसीएस मीन्स 2013, 2015। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार, तो याद रखिएगा। ठीक है, संविधान की आत्मा बोलते हैं उद्देशिका को। और कैसे बोला है, किसने बोला, ये भी पूछ लेता है। तो के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसने? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। ये पूछ लेगा आपसे। सुभाष कश्यप ने कहा है संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये रहा, आत्मा है। नोट करके लिखा है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्य का कोई माना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमको देखना है कि संविधान की जो आत्मा है, क्योंकि उसमें डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र नहीं है ऑप्शंस में, इसलिए हमको क्या मानना है? क्या? उद्देश्य का कोई, प्रस्तावना कोई। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? ये कहा है के.एम. मुंशी ने। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। क्या कहा है? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। जन्म कुंडली किस क्या कहा है? ये मैं पहले भी देख चुका हूं। क्या? जन्म पत्री। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। चलिए नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 35वां कह रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 2 नाम याद रखना, एक तो डॉक्टर के.एम. मुंशी, एक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दोनों को याद रखना। किसी ने इसको दस्तावेज कहा है, पवित्र दस्तावेज, किसी ने इसको जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, चलिए फटाफट 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36वां कह रहा है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम सबसे पहले घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बच्चों इस पर डिबेट चली थी। क्या डिबेट चली थी? कि संविधान का हिस्सा है या नहीं है प्रस्तावना। तो क्या थी वो? तो कौन सी थी? बेरोबारी संघ का मामला था, जिसमें सबसे पहले न्यायालय ने यह बोला था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। देख लेते हैं क्या था मैटर। बेरोबारी यूनियन के बाद 1960 में था ये। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब वाद होता है 1973 में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए कहा कि उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया जाए। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? फिर वही क्वेश्चन आया। तो कौन सा मामला था भाई? जो हमने मामला पढ़ा था बेरोबारी मामला, उसमें तो बोला था कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। लेकिन किस में बोला था ये कि संविधान उद्देशिका का भाग है? तो ये था
केशवानंद वाला, केशवानंदवाद। ठीक है, याद रखिएगा जी सर, याद रखेंगे। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। कभी कभी ये होता है कि ऑप्शन में तो होता नहीं है और हम आंसर लगा आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में बोम्मई वाला मामला दे रखा है, तो बोम्मई वाला याद रखिएगा, केशवानंद के बाद आया था। क्या था ये? था क्या था? देखिए इधर देखिए, उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था उसमें भी यही बहुमत दिए गए। निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो बोम्मई मामला जो था, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, चलिए फटाफट 38वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो मौलिक संरचना का भाग किसमें? केशवानंद भारतीवाद में इसको मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया था। क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह वाद निकल के सामने आता है। इसमें क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में क्या कहा गया कि हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। जो हमारा संविधान है उसके जो उद्देश्य हैं, उसका जो मूल है वो किस पर खड़ा है? उद्देशिका में जो वर्णित बुनियादी तत्व हैं उन पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी को तत्व को हटा दिया जाए, मान लिया हमने समाजवादी को हटा दिया, धर्मनिरपेक्ष को हटा दिया, न्याय को हटा दिया, बंधुत्व को हटा दिया, इनमें से किसी को भी अगर हमने हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही बैठा जाएगा, सारा ढांचा ही बिखर जाएगा। तो वही बोला कि संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा अगर एक भी हटा दिया। तो यही है उसकी आंतरिक संरचना और इसी का भाग बना दिया गया था उद्देशिका को। और कब बनाया था? केशवानंद भारती मामले में। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर। क्लियर। चलिए 39 क्या कह रहा है? 39वां कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या क्या की गई है? बताइए कहां पर की गई है? तो ये की गई है हमारे, बताइए मुझे, मूल अधिकारों के अध्याय में है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, या फिर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर मौलिक कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। तो कहां पर हो सकती है? तो यहीं पर तो हो सकती है, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में। ओके, क्या थी? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कई बार। संविधान का मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना को भी शामिल किया गया। ठीक है, इसलिए संविधान बंधुत्व की भावना को भी जोड़ा गया। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में कर दी गई, खोलकर रख दिया गया। कहां पर? फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में और डीपीएसपीज में। ओके, चलिए फटाफट नेक्स्ट। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? फिर वही क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन लगा के ले जाओगे, 2 नंबर ले जाइए। संविधान की प्रस्तावना क्या है बच्चों? संविधान की प्रस्तावना। चलिए ओके, 41वां, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ओके, बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के जस्टिस की व्यवस्था है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और कौन सा न्याय नहीं है? धार्मिक न्याय नहीं है। और कौन कौन सा है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए फटाफट। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? कि आर्थिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। और राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है? कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि वो आसानी से वोट दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, वो सही राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त होंगे एक नागरिक को, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस। 42 में बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? बताइए मुझे, कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ये है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ओके, चलें आगे। चलिए सर,
43वां, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किससे है, कहां पर किया गया है? तो सर आर्थिक न्याय का हमारी उद्देशिका में भी है, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गया सर, यहाँ तो उद्देशिका कई जगह दे रखा है। तो सर आर्थिक न्याय कई जगह दे रखा है, जरूर नहीं है कि उद्देशिका में ही है। हमने क्या पढ़ा था कि इसको कहाँ पर खोला गया था संविधान की उद्देशिका को? मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपीज में। तो डीपीएसपीज में इसका जिक्र था, उद्देशिका में भी है और डीपीएसपीज में भी आर्थिक न्याय का जिक्र है। कहाँ है, कहाँ है, दिखा तो दीजिए। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। कौन कौन? एक तो डीपीएसपी और एक आपकी उद्देशिका, उद्देशिका की प्रियम्बल। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए मुझे। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। क्या संविधान का भाग है ये? सर हमने पढ़ा तो था कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऐसा है क्या कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, या फिर इसमें इसका संविधान पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता? सर हो भी सकता है। चलिए आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा देखिए, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संविधान का भाग तो है, हमने पहले ही पढ़ा था संविधान का भाग तो है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग। ऐसा हो सकता है क्या कि इसी का भी ऐसा ही इफेक्ट हो, इम्पैक्ट हो कि जैसा किसी अन्य भाग का होता है? सर देख सकते हैं, और आगे एक बार और पढ़ लीजिए। संविधान का भाग तो है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सर थोड़ा सा वजन इसमें लग रहा है मुझको। संविधान का भाग तो है किंतु अगर उसे अन्य भागों से काट दिया जाए, अन्य भागों से हटा दिया जाए, यानी कि उसे फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया जाए। चलो मैं इसका उदाहरण नहीं देता। मान लीजिए मैं आर्थिक न्याय को, कौन सा न्याय को? आर्थिक न्याय को कहाँ से हटा दूं? डीपीएसपी। तो क्या मायने रह जाएगा कि आपका प्रियम्बल में जो दे रखा है आर्थिक न्याय, उसका कोई मायने रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो यही इसका उदाहरण है। क्या है कि संविधान का भाग तो है किंतु उसके अन्य भागों से अगर हमने उसको काट कर रख दिया तो कोई उसका विधिक प्रभाव नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए कैसे है ये? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद निकल के आता है 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ ने निर्णय दिया, सबसे बड़ी पीठ बैठी थी उस पर। क्या था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है को पलट दिया। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग तो है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में उसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु 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 एक मिनट बस। किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ओके, बिल्कुल ठीक है। चलिए 45वां क्वेश्चन नई पेन से। संविधान में दिया गया आमुख क्या है? न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। बताइए मुझे क्या हो सकता है? तो इसमें कोई इसका आंसर नहीं दिया गया, लेकिन हम कह सकते हैं ये आमुख जो है, संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। ध्यान रखिए, जो आमुख है, जो उसका आमुख है उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। इसमें क्या है? उद्देशिका संबंधी चारों कथन सत्य हैं। कौन कौन से? न्यायालय में लागू नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। संविधान को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉन जस्टेबल है। उसके बाद महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी है। उसके बाद शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करती है कि कैसे कैसे शासन होगा। उसके बाद संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता भी करती है। चारों बिल्कुल ठीक है। और इसने पूछा था कि इसमें कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है टोटल सभी, तो इसमें लगा के आएंगे नहीं कोई। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल इसके चारों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही है? क्या सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है? उसके बाद देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। क्या ऐसा हो सकता है? आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है।
तो आंसर क्या है, सामाजिक समानता जो थी इसमें संविधान में प्रत्याभूत है। कहाँ पर प्रत्याभूत है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता दी गई है। ठीक है, सामाजिक समानता दी गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात की गई है। कहाँ पर, प्रियम्बल में भी सामाजिक न्याय की बात की गई है। ओके ओके, चलिए तो आपकी यहाँ पर आपकी उद्देशिका के 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 46 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। कितने, 46 क्वेश्चन। चलिए तो यहीं पर क्लास को फिनिश करते हैं और कल के लिए रेडी रहना। कल हम कंप्लीट करेंगे आपका शासन प्रणाली। क्या कंप्लीट करने वाले हैं, शासन प्रणाली। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम राजतंत्र क्या है, भारत में राजतंत्र है, गणतंत्र है, ये देखेंगे, आनुवांशिक तौर पर है या फिर उत्तराधिकार के तौर पर, ये देखेंगे। सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।